नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र पार्ट 2 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है 15 प्रश्न पेडागोजी के, 15 प्रश्न कंसेप्ट के पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी के सारे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम कंसेप्ट की क्लासेज कंप्लीट करेंगे। यानी मैथ्स में 30 ऑफ 30 का जो सूत्र है, ठीक है, मूल मंत्र है, पूरा यहाँ पे हम निचोड़ जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे लिंक दे दिया गया है, सभी ज्वाइन कीजिएगा। प्रत्येक जो पार्ट है, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, अपना आवर फैमिली है। तो चलिए देर न करते हुए इस पार्ट में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपका फीडबैक जानेंगे कि 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना है, आप लोगों का फीडबैक कितना है। पहला प्रश्न है कि रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो प्रमुख विधि है वह निगमन विधि है, आगमन विधि है, खोज विधि है या व्याख्या विधि है। तो रेखा गणित हेतु इनमें से सर्वाधिक जो प्रमुख विधि कहलाती है वह कहलाती है आपकी आगमन विधि। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जब भी रेखा गणित का जिक्र होता है, इसकी सर्वाधिक प्रमुख विधि की बात की जाती तो आगमन विधि, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। साथियों, प्रश्न है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने या रामानुजन ने की थी? तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। इसी के साथ ही आपका तीसरा प्रश्न है कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये बताइए, अगर आप ज्यामिति की समस्याओं को हल का ज्ञात करना है, उसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या निगमन विधि? देखिए साथियों, ज्यामिति की समस्याओं का हल करना है तो उसके लिए जिस विधि का प्रयोग आप लोग करेंगे, अध्यापक अध्यापिका करेंगी, वह होगा विश्लेषण विधि। ठीक है, क्योंकि ज्यामिति की समस्याओं का हल करना है वह किसके विधि कर सकते हैं? विश्लेषण विधि के द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सही हो रहा है। इसके साथ ही आपका फोर्थ प्रश्न है कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, समान उद्देश्य या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिए। देखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जो निहित होता है वह क्या होता है? वह होता है प्राप्त उद्देश्य। जी हाँ, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में जो निहित होता है साथियों, वह क्या निहित होता है? वह प्राप्त उद्देश्य जो है निहित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण के समान उद्देश्य कैसे होते हैं? दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो शिक्षण के जो समान उद्देश्य होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? दूरगामी होते हैं। शिक्षण के जो समान उद्देश्य हैं किस प्रकार के होते हैं साथियों? वह दूरगामी होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो है गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? तो प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के शिक्षण, गणित शिक्षण का जो महत्व होता है, सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है या आध्यात्मिक होता है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वह क्या होता है? व्यवहारिक रूप में होता है, क्योंकि इस पर व्यवहारिक रूप में ही बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार आप लोग कन्फ्यूज ही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण
छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। एक बार और रिपीट करेंगे। गणित शिक्षण जो होता है छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। तो सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना चाहिए। निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना है। लिखित एवं मौखिक को अभ्यास करवाना है, या कह सकते हैं शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना है। तो गणित शिक्षण में छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की जो श्रेष्ठ विधि है, इस सिद्धांत को समझने के बाद जो है लिखित एवं मौखिक अभ्यास का करवाना है। इस सिद्धांत के समझने के बाद क्या करवाना है? लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इसके साथ साथ ही आप सभी लोग जानते हैं जो RTE एक्ट है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वहाँ से प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं। फिर आपका NCF से प्रश्न पूछा जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। जो राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 है, उससे अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। इनका भी हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? कई बार रिपीट हुआ है, आपके शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाने वाला है प्रश्न। तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये कथन किसका है? ये कथन आपके डटन का कथन हो जाएगा। इन्होंने डटकर शक्ति का प्रदर्शन किया, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपके वराय मिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या श्रीधराचार्य। तो आप सभी जो जानते हैं कुहुक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपके ब्रह्मगुप्त ने की थी। जी हाँ, जब भी कुहुक गणित ग्रंथ का जिक्र होगा तो आपका एक ही नाम आएगा मन में, वह होगा ब्रह्मगुप्त। क्योंकि जब एग्जाम में यह प्रश्न आएगा आपको याद आएगा कि जायसवाल सर ने क्लास में ये बताया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट करें। आपका एक फीडबैक श्रोपर है, श्रमान है, जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? महावीराचार्य जी का, श्रीधराचार्य जी का, ब्रह्मगुप्त जी का या वराय मिहिर का? तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे में किस गणितज्ञ का संबंध हो जाता है? तो वह आपके और कोई नहीं, आपके कहलाते हैं ब्रह्मगुप्त। जी हाँ, राजस्थान के भीनमाल कस्बे के जिस गणितज्ञ का संबंध है वह आपके गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हैं। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? महावीराचार्य जी ने, श्रीधराचार्य जी ने, भास्कराचार्य जी ने या गणेशाचार्य जी ने? देखिए, जब भी गणित सार संग्रह की बात की जाती है, गणित सार संग्रह की रचना की बात की जाती है, किसने की थी? तो एक ही जवाब आएगा, महावीराचार्य जी। जी हाँ, गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीराचार्य जी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? देखिए, गणित की वह विधि जो करके सीखी जाती है, तो कोई व्यक्ति जब करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है तो उसमें सक्रिय रहेगा, क्योंकि क्रिया की बात होती है। इसमें नवीन तथ्यों का भी खोज होता है या खोजा जा सकता है। तो करके सीखने पर जो विधि होती है वह हमारी कौन सी विधि हो जाती है? वह कहलाती है साथियों आपकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमारा होगा प्रयोगशाला विधि सही हो जाएगा। तो गणित की वह विधि प्रयोगशाला है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय भी रहता है, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो वह हमारी हो जाएगी प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी होगी? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो उसके लिए उपयोगी जो गणित शिक्षण विधि कौन होगी? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, संश्लेषण विधि। देखिए, यहाँ पे क्या बात की खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खेल कैसा कार्य होता है? एक क्रिया वाला कार्य होता है, ठीक है। तो खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी जो गणित शिक्षण विधि होगी वह हमारी क्रिया विधि होगी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर है प्रश्न
कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, गिनती सिखाने में, हस्तलेख सिखाने में। देखिए, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? वह होता है गिनती सिखाने में। जब भी अबेकस का जिक्र होगा, ये ध्यान दीजिएगा, अबेकस गिन तारा, ठीक है, तो अबेकस का जिक्र होगा तो गिनती सिखाने पर इसका जो है छोटी कक्षाओं में शिक्षण कार्य में प्रभावी होता है, वह होता है गिनती सिखाने में। तो अबेकस का संबंध किससे होता है? गिनती से होता है। अगला प्रश्न है कि आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। देखिए, एक सर्किल बना होता है, इस पर वृत्त है और इसका वृत्त का अगर परिधि निकालना है तो परिधि का हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? सूत्र की 2πr, ठीक है, जिसमें हमें वृत्त त्रिज्या का मालूम होना चाहिए। मान लीजिए त्रिज्या यहाँ पे 2 है और 2πr सूत्र होता है, तो 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 कर देंगे, ये हमारा परिधि निकल के आएगा। तो मतलब आप वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो आप शिक्षक के रूप में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे वह हमारी होगी निगमन विधि, क्योंकि आपको फार्मूला नियम बताना पड़ेगा कि इसके लिए ये फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पे निगमन विधि आपकी हो जाएगी। अगला कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण का क्या होता है? देखिए, गुण, दोष, विशेषताएं अक्सर पूछा जाता है, जो अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज भी करता है एग्जाम पर। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का जो गुण है, व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, पिछले बालकों की शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य पुस्तक का गहनता से विकास करना या उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि के गुण आपका ये भी है कि व्यक्तिगत क्रियाओं की विधि का गुण होता है, पिछड़े बालकों की शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना। तो ये सभी मतलब उपरोक्त सभी जो है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि रेखा गणित का संबंध होता है संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से या प्रतीक व चिन्हों से होता है। तो रेखा गणित का संबंध किससे होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं जब भी रेखा का जिक्र होता है प्रसार और विस्तार नाम आ जाता है, तो रेखा गणित का संबंध प्रसार व विस्तार से हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? देखिए, पहले हमने एक कथन किया, वह आपके डटन का था, जहाँ पे शक्ति प्रदर्शन की बात की गई थी। तो शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे डटन ने किया था, लेकिन यहाँ पे सिंह द्वार और कुंजी का जिक्र होता है तो रोजर वेकन का नाम आता है, ठीक है। देखिए, तीनों कथन, एक डटन का है, एक हागवेन का, एक रोजर वेकन का, ये 3 कथन है जो अक्सर आपके मैथ्स पेडागोजी पर पूछे जाते हैं। तो सभी गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, विचार किसका हो जाता है? यह विचार आपके रोजर वेकन का हो जाता है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे जो सिंह द्वार कुंजी दिया गया है, ठीक है, कुंजी कह सकते हैं, तो द्वार है, डेली द्वार बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे? रोजर वेकन, रोजर मतलब डेली। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, पाठक्रम निर्माण के सिद्धांत यहाँ पे बताना है। तो पाठक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है, समन्वय व सुसंगठिता का सिद्धांत, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। देखिए, पाठक्रम निर्माण के जो सिद्धांत कहलाता है वह समन्वय और सुसंगठिता का भी कहलाता है, उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का भी कहलाता है, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का भी कहलाता है। अर्थात पाठक्रम निर्माण के सिद्धांत उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए इस बात करते हैं इस पार्ट का 20 प्रश्न, 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किसी विधि का प्रयोग जो है उपयुक्त होगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करना हो तो आप एक शिक्षक के रूप में किस विधि का प्रयोग आपके लिए उपयुक्त होगा? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। और ये आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न रिपीट होता आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की वजह से, संभावित प्रश्न की वजह से। और ये टॉप 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, फीडबैक किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर।
सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।